अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मैं आज किताब का मुताला कर रहा था, स्टडी कर रहा था, उसका ट्रांसलेशन उर्दू में हुआ है। वो किताब मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। मैंने कहा आज पढ़ते हैं, इसके नाम बहुत सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट मैं कभी इस तरफ आया नहीं। तो आज मैंने कहा ये इस मौजू की तरफ भी आता हूँ। आजकल के हालात पे भी बड़े पूरा उतरता है। ऑन लिबर्टी उर्दू में तर्जुमा है तो इसका मतलब है आज़ादी। इसका तर्जुमा किया है सैयद अंसारी ने इस किताब का, और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब जो है इन्होंने इसका मुकदमा लिखा है, और क्या खूब मुकदमा लिखा है। आई एम सल्यूट टू हिम, दिस पर्सन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। ये शेख उल जामा मिलिया इस्लामिया दिल्ली के जो हैं शेख थे, और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, और इन्होंने मुकदमा लिखा है, क्या खूब लिखा है। आई एम सल्यूट टू हिम। मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा बाकायदा, और मैं तो फैन हूँ भाई इनका। और इन्होंने 1956 में लिखा है, शायद फर्स्ट टाइम जो ट्रांसलेशन जो इस किताब की हुई है ऑन लिबर्टी की, आज़ादी की, ये हुई है 1959 में। तो मैंने कहा आपका इसको इंट्रोड्यूस करवा लूँ पहले। उर्दू अकेडमी सिंध बंदर रोड कराची पाकिस्तान से ये 1959 में शाया हुई पाकिस्तान में। हो सकता है ये पाकिस्तान से पहले लिखी गई हो मुझे, क्योंकि मुताले से ऐसा लग रहा है। बहरहाल बहुत उम्दा। तो चले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उनका मुकदमा, जो मैं तो फैन हो गया इनका। आई होप कि आपको पसंद आए। वेलकम टू माय चैनल। कुछ अपनी बेपरवाही, कुछ पुरानी तालीम की वजह से हम लोगों ने कभी सियासी मामलात और इल्म सियासियात की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं की। इसी का ये नतीजा था कि जब मुगलिया सल्तनत का आफताब डूब गया तो हम अपनी जिंदगी में किसी किस्म की रोशनी पैदा न कर सके, और अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। तो सवाए एक बेढंगे हंगामे के हमें और कुछ ना सूझा। हम मौके पर खुशामद करना, खतरे के वक्त दरवाजा बंद कर लेना जरूर जानते थे। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए लड़ने वाले भी पुराने जमाने में बहुत मिल जाते थे, मगर हमको अपनी तारीख में कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता जब हमारी कौम ने सियासी मामला या हुकूमत में हिस्सा लेने की कोशिश की हो, या मजबूरी हैसियत में अपनी इज्जत आबरू बाकी रखने का सबूत दिया हो। अपने और अपने अजीजों के फायदे के अलावा किसी को कोई फिक्र ना थी। हम कभी कौम और देश के किसी तस्वुर में समाये नहीं। लेकिन वो जिंदगी क्या है जिसमें हम आफतों से बचने की दुआएं मांगा करें? वो मुल्क क्या है जिसमें हम चोरों की तरह रहें, डरते डरते और संभल कर इस तरह चलें जैसे कोई पराये से आंख बचाकर गुजरता है? माना कि जैसे यूरोप की कौमें सियासी जिंदगी कहती हैं, हमारे यहाँ एक तरह का जुआ था जिसके खेलने की जुर्रत सिर्फ चंद लोग को हो सकती थी। शेर के मुंह में कोई हाथ नहीं डालता, ना समंदर का कोई सफर कोई तख्ते पर करता है। कौम की खिदमत बादशाह के जरिए ही हो सकती थी, और इस तक पहुंचने की जो लोग कोशिश करते थे वो आमतौर से दरबार और दरबारियों में फंस कर रह जाते, या अगर खिदमत शाही में पहुंच भी गए तो बादशाह का खुश रखना कोई आसान काम ना था, जो चूंकि इसकी इज्जत भी गई और जान भी। फिर क्या ताजुब के समझदार लोग सियासी जिंदगी से भागते रहते थे। जुआ खेलना सिर्फ जवारियों के पर छोड़ दिया था, लेकिन अगर हमारी सियासी जिंदगी एक बवर की सी थी तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं। बादशाह और उनके तंग मजाजी कुछ अजल से हमारी किस्मत में लिखती थी, और अगर उन्होंने हमारी जिंदगी को बेमजा कर दिया था तो हमारा फर्ज था कि हम उनको दूर करें। यूरोप की कौमों का जो हम पर एतराज है वो वाकई सही है। हम में तनकीद और इनकार का मादा बिल्कुल नहीं। ना हमारी तबीयत में वो खुद मुख्तारी है, ना जिंदगी को अपनी आंखों देखें और अपने तजर्बे और फिक्र से समझें, ना वो हट और जिद के जो दिल में ठान ली इस पर कायम रहें, चाहे रगों में एक कतरा खून बाकी ना रहे। ना वो जुर्रत के अपनी कमजोरियों का इकरार करें और सदाकत के लिए लड़ने का बेड़ा उठाएं। जो कुछ होना है होगा, जो कुछ हो गया सो हो गया, जो कुछ है उसे रहने दो, यही हमारा फलसफा है। अच्छाई और बुराई का सवाल हमारे सामने आता भी है तो हम कतरा कर किसी न किसी तरफ निकल जाते हैं, बजाय अपने रास्ते से पत्थर हटा के पत्थर को देकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमको कभी ये ना सूझा कि बादशाहत हुकूमत करने का एक तरीका है, और अगर इससे फायदे की निस्बत नुकसान ज्यादा है तो हिम्मत करके दूसरे तरीके भी आजमाए जाने चाहिए। हमने ये तय कर लिया कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं। बाज ने बादशाहों के सामने गर्दन झुका ली, चाहे इस पर तलवार पड़ी जाए फूलों का हार। बाज ने अक्लमंदी और इसके झगड़े से अलग रहे। हम हर किस्म के लगान और महसूल देते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी इसकी फिक्र ना की कि ये हमारा रुपया कैसे खर्च होता है, कहाँ खर्च होता है, इसमें से हमको कितना वापस मिलता है, और किसी सूरत से हम सिर्फ अफसोस करते रहे और देते रहे। जबान से हमारी सिर्फ तारीफ और शुक्रिया के कभी कुछ ना निकला। कभी हमने ये ना अपनी राय का इजहार किया कि ना किसी चीज पर एतराज किया। अपनी हुकूमत थी तब भी ये हलाल था, कब्जा माफिया राज आया तब भी ये जायज था। जिस कौम के लिए सियासी आजादी हासिल करना नामुमकिन था, उसके मुख्तलिफ अफराद से ये तवक्को करना कि वो अपनी जिंदगी पर अपनी तबीयत और ख्यालात के मोहर लगाएंगे या शख्सी आजादी के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल बेकार है। मैदान जंग में शहीद होना आसान है, वहाँ एक मर्तबा मरना होता है, और वो भी जल्द। एक आदर्श या नस्बुलैन के पीछे तमाम अजीजों, दोस्तों और पूरे समाज से मुकाबला करना बहुत ज्यादा दुश्वार है। इसमें हर घड़ी लड़ाई जाती रहती है, और मरना नहीं बल्कि हर हालत में जिंदा रहना शर्त है। मगर आजादी अफराद दीनी और दुनियावी सेहत के लिए सियासी आजादी से भी ज्यादा जरूरी है।
उसे जिंदगी का नमक समझें, इसके बगैर बेमजा हो जाता है। और तरक्की का होना या ना होना इस पर मबनी है, जैसे पौधों का बढ़ना या मुरझाना। और इस जमाने में सियासी आजादी की अहमियत का इकरार आमतौर से लोग करते हैं, मगर इसके साथ ही गलतफहमी भी रहती है कि सियासी आजादी काफी है और स्वराज मिलने पर हमारे सब उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। मिल ने अपनी किताब इस गलतफहमी के दूर करने के लिए लिखी थी, और इस जमाने में मिल के ख्यालात पर गौर करना खास तौर से जरूरी है। मिल ने सियासी आजादी पर बहस नहीं की है। वो ये नहीं कह दिखाना चाहता कि हर कौम को अपनी हुकूमत खुद करना चाहिए। इसने ये फर्ज कर लिया है कि कौम आजाद और खुद मुख्तार है, जैसे कि इंग्लिस्तान की हुकूमत में इस जमाने में थी। और इस किताब में वो साबित करना चाहता है कि महज सियासी आजादी काफी नहीं, और कौमें इस वक्त तरक्की कर सकती हैं जब वो आजादी फर्द का भी पूरा ख्याल करे। और अगर इस मामले में उन्होंने कुछ कमी की तो बादशाह और जमहूरियत में कोई फर्क नहीं, और सियासी आजादी एक बिल्कुल बेमानी शय है। तारीख से अगर हम कोई सबक सीखते हैं तो वो यही है कि तरक्की खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि वो चंद बहामत शख्सियतों की यादगार है, एक तोहफा है जो उन्होंने अपनी कौम की नजर किया है, एक पौधा है जिसे उन्होंने अपने खून से सींच कर परवान चढ़ाया है। चुनाचे मोरखों का एक फर्ज एक खास फिरका है जो तारीख को सिर्फ बड़ी शख्सियतों की सवाने उम्री में करार देता है, और कुछ फलसफी भी ऐसे गुजरे हैं जो सारी जिंदगी को इन्हीं शख्सियतों का दीन समझते हैं। इन मोरखों फलसफियों ने अपनी पसंदीदा शख्सियतों की अजमत दिखाने के लिए वाकयात को बेशक बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया है, लेकिन इसके असल दावे से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में जो कुछ हुआ वो मामूली लोग या आम राय के जरिए से नहीं, बल्कि ज्यादातर मामूली लोग के बावजूद इनकी राय के खिलाफ हुआ है, जहां अपने हीरो को पूरी शान शौकत के साथ तारीफ और ताजुब के लिए पूरे सामने पेश करता है। और वो हर शख्स को वो आजादी है जो आजाद नहीं, वो इंसान नहीं। जिसको हम पूरी आजादी देने से इनकार करते हैं उसको हम पूरा इंसान नहीं समझते। यही मिल के ख्यालात का जौहर। मिल के नजदीक आजादी इंसान की उन खासियतों में से जिनके बगैर वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि यही दूसरी तमाम खासियतों की हरकत में लाती है। इंसान को खुदा ने समझ दी है, लेकिन अगर वो अपनी समझ से काम ना ले या दूसरे उसे काम ना लेने दे तो इसमें और दूसरे जानवरों में कोई खास फर्क नहीं रहता। ये जरूर सही है कि अगर लोग अपनी समझ पर छोड़ दिए जाएं तो हजारों गलतियां और हमाकतें करेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दें और जबरदस्ती इनको राय रास्त पर लाने की कोशिश ना करें। आदमी को जानवर बना देना दूसरों के लिए मुमकिन है, इंसान सिर्फ अपनी कोशिश और फितरत के दिए हुई काबिलियत के इस्तेमाल से हो सकता है। जितना हम इस मसले पर गौर करते हैं इतना ही हमको इसकी सच्चाई और अहमियत का इकरार करना होता है। मुसलमान आमतौर से इसकी शिकायत करते हैं कि आजकल लोगों में वो मजहबी जोश नहीं रहा जो एक जमाने में था और जो हर मुसलमान में होना चाहिए। आखिर इसकी क्या वजह है? तालिब इल्म अगर एक रोज हॉकी खेलने ना जाए तो किसी को खबर नहीं होनी, नमाज में गैर हाजिर हो तो उस्ताद खफा होता है, लेकिन हॉकी और दूसरे वर्जिश के खेलों की सब तारीफ करते हैं, इनसे जो फायदा है वो उसे समझाते हैं। लेकिन नमाज के बारे में ये कह देना कि काफी ख्याल किया जाता है कि खुदा का हुक्म है। कुरान मजीद इसका सबूत मौजूद है। खेल और वर्जिश की तरफ रुग़बत दिलाई जाती है। लड़के तजर्बे से मालूम करते हैं कि ये हर लिहाज से इनके लिए फायदेमंद है, लेकिन मजहब के मामले में इनको अपने तजर्बा पर छोड़ना इनके लिए खतरनाक समझा जाता है। दीन अगर इंसान के लिए कोई अहमियत, ईमान लाना कोई मायने रखता है तो इसमें किसी किस्म की जबरदस्ती करना गलत है। मजहब का नाम चाहे जो कुछ हो, सच्चा वो उसी वक्त है जब इंसान ने अपने तजर्बे से उससे ऐसा साबित किया हो। इससे इनकार करना गोया अपने दीन और ईमान से या अपनी इंसानियत से इनकार करना है। जहाँ तक कि आजादी, ख्याल और बहस का ताल्लुक है तो मिल ऐसे असूल और ऐसी दलीलें पेश करता है कि ऐसे सदक दिल से और खुलूस से इसकी मुखालफत करना नामुमकिन है। हमको बजाय इसकी मंतक में कमजोरियां और गलतियां ढूंढने के इससे अपनी आजादी और अपनी इंसानियत की वक़्त का सबक लेना चाहिए। तारीख पर एक सिरे से नजर डालने से हमको ये मालूम हो जाएगा कि तरक्की उन्हीं का हिस्सा है जिनको अपने ऊपर अपनी अकल और समझ पर काफी दबार होता है, लेकिन किसी न किसी वजह से आजादी लोगों को हमेशा डरावनी शक्लों में नजर आती है। बच्चों को मजहब के मामले में आजादी दे दोगे तो इनके दिलों में जरा बराबर भी दीन ईमान बाकी ना रहेगा। इनकी इतनी समझ नहीं कि वो राह रास्त पर चल सकें या भले और बुरे में फर्क कर सकें। जो ऐसी दलीलें पेश करते हैं उनसे अव्वल तो पूछना चाहिए कि ये ईमान कैसा है जिसमें इतना असर भी नहीं। वो मानने वाले कैसे हैं जो कि ना खुद दूसरों को इबरत दिला सकते हैं, ना इतना एतबार अपने मजहब पर रखते हैं कि आप उसे सच्चा साबित होने का मौका दें। औरतों के आजाद होने से भी लोग इसी तरह घबराते हैं। जो खामियां इनके अखलाक और इनकी तबीयत में हैं वो औरतों में थोप दी जाती हैं। जहाँ इनको अपनी इखलाकी सेहत का एहसास करना होता है वहाँ वो दूसरों के बीमार होने पर इसरार करते हैं। लेकिन जाहिर है कि औरतों की आजादी के खिलाफ इस किस्म की दलीलें पेश करना ऐन बदअखलाकी है और किसी तवज्जो के काबिल नहीं। अगर हमने आजादी ख्याल की जरूरत का इकरार किया तो एक हद तक आजादी अफआल से भी हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरों को नुकसान ना पहुंचे ये तो हमेशा शर्त रहेगी, लेकिन खास दायरे के अंदर हर शख्स को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। मिल ने इस मसले पर बहस करते वक्त सिर्फ हुकूमत ही के दखल को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि समाज और बरादरी जो जुल्म इस मामले पर करती है इस पर भी इसने काफी जोर दिया है। डरने वाले आजादी अफाल ही ज्यादा डरते हैं और यही पर आजादी पसंद लोगों की ज्यादा मुखालफत होती है। आजादी अफाल की तायद में नई दलीलें पेश करना बेकार है, और जब फर्द और समाज में मुखालफत होती है तो मामला बहस के जरिए से ही बल्कि बागी अफराद की जरूरत के मुताबिक तय होता है।
اسی وجہ سے مل اس قدر جوش کے ساتھ سماج کو اطمینان میں دلاتا ہے کہ بجز تجربے کے راہ راست تلاش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، اور لوگوں کو جستجو و دریافت کی اجازت دینے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر مل خیالات اور افعال کی آزادی کی حمایت کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ اچھائی و برائی میں فرق کرنا چھوڑ دیں یا بد اخلاقی اختیار کر لیں، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سماج لوگوں کے ذاتی معاملات میں دلچسپی نہ لے یا ان کے اخلاق پر یا وہ بد اخلاق ہو جائیں یا بے حیائی کی طرف چلے جائیں۔ مل کا یہ کہنا نہیں ہے، مل یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں اپنی حدود کے اندر، کم از کم ہمیں ایک فریڈم آزادی تو حاصل ہو کہ ہم جو چاہیں ایک صحیح راستے کے تھرو، ایک جائز راستے کے تھرو ہم وہ تو کر سکیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں صحیح جائز چیزوں پر بھی قدغن لگا دی جاتی ہے اور ہمیں روک دیا جاتا ہے بلا وجہ، اور اپنی انا کی مسئلوں پہ یا اپنی دقیانوسی رسم و رواج یا سوچوں کے بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مل کی جو کتاب ہے اسی معاملات پہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تاکہ ہم سماج میں اور اس معاشرے میں، سوسائٹی، اس دنیا میں کوئی اپنا رول ادا کر سکیں۔ انلیس تو ہم پھر بیکار ہیں، خود کے لیے بھی بوجھ ہیں اور معاشرے اور دنیا کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ جب سماج اپنے ارکان کو اس قدر آزادی دے کہ وہ تجربہ اور تخیل کے ذریعے سے ترقی کا راستہ تلاش کر سکیں، سماج کو چاہیے کہ نرالے پن اور خود مختاری بے قاعدگی کو بجائے اپنے قواعد اور قوانین کے خلاف بغاوت خیال کرنے کی اپنی بھلائی کی کوشش سمجھے، اپنے ان ارکان کی جو یہ راستہ اختیار کریں زندہ دلی اور جرت کی داد دیں۔ اس کی التجا یہ ہے کہ اگر سماج کی عام رائے اور معمولی قواعد کے مطابق کوئی شخص نہیں چل رہا ہے تو سماج اپنے آپ کو سروگیانی یا ہمواہ اس شخص پر کسی قسم کی زبردستی نہ کرے، کیونکہ سماج کے ہر رکن کو اپنے آپ کو انسان سمجھنا اور دوسروں کے انسان ہونے کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ تاریخ ہم کو دکھاتی ہے کہ لوگوں کے خیالات بدلتے ہیں، ان کے علم اور تجربے کا دائرہ بڑھتا رہتا ہے، اور انسان کی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس لیے ہم کو اپنی ریت رسم اور خیالات اور افعال کو لوہے کا ڈھانچہ نہ بنا لینا چاہیے جس میں سے سماج کے تمام افراد ایک طرح کے ڈھلے ہوئے نکلیں، بلکہ تجربہ اور عقل سے امتحان لینا چاہیے اور ضرورت کے مطابق انہیں بدلتے رہنا چاہیے۔ علم سیاست پر بہت سے فلسفوں، مدبروں، سیاستدانوں نے بحث کی ہے، لیکن اصل اہمیت اس علم کو صرف چند شخصیتوں نے دی ہے جنہیں نہ فلسفی کہا جا سکتا ہے، نہ مدبر، نہ سائنسداں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کچھ مقدمہ پڑھا ہے میں نے جو مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا اور مجھے بہت انسپائر کیا ہے اس مقدمے نے، اور جو اس کتاب میں آن لبرٹی کیا ہے لکھا ہے انہوں نے، جنہوں نے ترجمہ کسی اور نے کیا ہے، مقدمہ جنہوں نے لکھا، میں نے آپ کے سامنے ان کا ذکر بھی کیا ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ کیا مقدمہ لکھا ہے، مجھے ایسا لگا کہ میں آج کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آج بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ 200 سال پہلے کتاب لکھی گئی اور 70 سال پہلے اس کا ترجمہ ہوا، میں آج پڑھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے آج یہ چھپی ہے کتاب میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ سو گریٹ بک اینڈ آئی ریفر ٹو یو، پلیز آپ بھی ریڈ کریں اگر آپ کو اس بارے میں پڑھنا ہے، لبرٹی اور آزادی کے بارے میں اور اپنے رائٹس اور حقوق کے بارے میں، تو پلیز اس بارے میں پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو، اس طرح کی ویڈیو میں مزید بناؤں کہ نہ بناؤں، اور یہ کانٹینٹ آپ کو کیسا لگا، میرا مطلب یہ اس کتاب کا آپ کو حوالہ دینا اور آپ کو اس کے بارے میں بتانا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا اور مجھے میرے علم میں تو بہت اضافہ ہوا۔ آئی ہوپ انفارمیشن میں آپ کے انفارمیشن علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پلیز میرے ساتھ سپورٹ کریں اور باقاعدگی سے میری ویڈیوز دیکھا کریں، اور مجھے انکریج کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز اپنے اہل و عیال میں، اور بیل آئیکن میں ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ نئے ویڈیو تک کے لیے اللہ کے بعد۔